हेलो दोस्तों। हम लोग इस समय जो है करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने अगस्त सितंबर अक्टूबर जुलाई का भी कर लिए हैं। मंथली वाइज कर रहे हैं, इसमें आज हम लोग नवंबर मंथ का करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आयोग के स्तर का जो दृष्टिकोण है करंट अफेयर्स का, उसी को पिकअप करते हैं। जैसे आर ओ जो अभी मेंस होने वाला है उसके लिए, प्री होगा जो नेक्स्ट टाइम उसके लिए, या पीसीएस प्री होगा, या मतलब जैसे एलटी होगा। ठीक है, मतलब जो आयोग के सवाल, मतलब आयोग के स्तर के जो पेपर बनते हैं ग्रेजुएट लेवल के खास करके, ठीक है, उनके दृष्टिकोण से बहुत अच्छे से पिकअप किया जाता है। जो मेरी समझ है, मैं इसी बिहाफ पर करता हूँ क्योंकि मैं इसी पेपर में अपीयर होता हूँ। तो हम लोग आज नवंबर का करेंगे। तो नवंबर में पहला देखिएगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ से सवाल आने की पूरी लगभग संभावना है, वो है आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025। एक्चुअली देखो, ये वनडे मैच है, वो भी महिलाओं का है, वो भी वर्ल्ड कप है। ठीक है, इसीलिए याद रखना है। कैसे नंबर का है? तो 13वें नंबर का है। कहाँ पूछा जाएगा? तो ये स्टेटमेंट में लिखेगा, तो उसमें 12वां 13वां इस तरीके कभी कभी लिख देता है। अगर आप दे रहे होंगे, एनालाइज किए होंगे तो आयोजक की बात करें तो भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से आयोजक थे। उद्घाटन की बात करें तो गुवाहाटी असम में उद्घाटन हुआ, तो इसे छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आधिकारिक गीत की बात करें तो ब्रिंग इट होम, जो श्रेया घोषाल ने गाया हुआ है, यह इसका आधिकारिक गीत था। अब यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है ज़्यादा, वो है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में खेला गया जो फाइनल था, जिसमें भारत जो है जीतता है 50+ रन से, 57 58 की 52 ऐसे कुछ रन थे। उतने रन से जीतता है भारत, जीतता है। भारत की बेटियां जो है इस मैच को जीतती हैं। दक्षिण अफ्रीका हार जाता है। और इसमें और क्या पूछा जाता है, तो फाइनल मैच आप देख लीजिए कि किस स्टेडियम में हुआ। तो DY पाटिल स्टेडियम जो नवी मुंबई में है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह किसको दिया गया? तो दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा गेंदबाज हैं कि बैट्समैन हैं? तो गेंदबाज हैं, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 22 विकेट लिया था। सर्वाधिक रन की बात करें तो किसने बनाया? तो बोलवार्ट ने। लॉरा बोलवार्ट जो 571 रन बनाई थी, वो साउथ अफ्रीका की हैं। आई थिंक, मुझे लग रहा है, मैं मैच भी देखा था उसको। तो ये कैप्टन है और वो शतक भी मारी थी। बावजूद उसके जो है अपने टीम को जिता नहीं पाई, तो काफ़ी नर्वस थे ये लोग। हालांकि हम लोग तो बहुत खुश थे कि हमारे देश की बेटियां जीती हैं। तो इस तरीके से हमें याद रखना होगा किस नंबर का था, कहाँ हुआ है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था, और सर्वाधिक रन कौन मारा है। ठीक है, कौन जीता हारा, कौन सा आयोजक था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखिएगा, एक बुक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रटना होगा, द लोनलीनेस। ठीक है, लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। ये किसकी किताब है? तो किरण देसाई की है। इनकी किताबें इंपॉर्टेंट होती भी हैं। हालांकि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसकी वजह से है कि यह किताब बुकर पुरस्कार 2025 के लिए नामित की गई है भारत की तरफ से, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जानते रहिए, किरण देसाई की है। किरण देसाई बहुत लोनलीनेस फील करते थे, मतलब लोनलीनेस से जोड़ लीजिए किरण देसाई को, तो आपको हमें मिल करके याद करना है, चाहे जैसे याद कर लें। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को मनाया जाता है। अपने सिलेबस में दिवस, डेट, थीम सिलेबस में मेंशन है, इसीलिए अक्सर देखेंगे आप दिवस से कोई न कोई सवाल आते ही आता है पीसीएस में। लेकिन आर ओ चाहे प्री हो और चाहे मेंस हो, इसमें तो अनिवार्य रूप से आपको देखने को मिलता है डेट और थीम, दिवस। ठीक है, जैसे आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं याद होगा, 2019 का पेपर जब मैं प्री का दे रहा था पीसीएस के बनारस में, तो वहाँ पर यही पूछा था कि विश्व शौचालय दिवस कब होता है। तो इस तरीके का सवाल पूछा था, 19 नवंबर है वो। तो वो सवाल आया था, माने डेट थीम हमेशा आता रहता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। विधिक सेवा दिवस कब हुआ? तो 9 नवंबर को हुआ। अब इससे इम्पोर्टेंट ये जो नालसा है, इसे रट लीजिएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का गठन कब हुआ है? तो 1995 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं पीसीएस में मैच दी फॉलोइंग के रूप में, या कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा सही है,
इस रूप में इस तरीके की स्टैटिक बहुत बार नालसा वालसा पूछा हुआ है, तो यहाँ पर इसे याद रखेंगे। अगला देखिएगा, इम्पोर्टेंट है मासिक धर्म। देखो अब मैं हर टॉपिक पर इम्पोर्टेंट बोलूँ तो टाइम जाएगा। आप ये समझ लो कि इसे मैं बाई हैंड अगर लिख करके दे रहा हूँ, जो मेरी समझ है, मैं आपके साथ खुद भी, ठीक है, 8 बार आयोग का पेपर क्वालिफाई हूँ, ठीक है, जिसमें आप जानते हैं कि 5वीं बार पीसीएस मैं खुद इस बार क्वालिफाई हूँ, और तीसरी बार जो है आरओ आपके साथ मैं खुद भी क्वालिफाई हूँ। तो इस तरीके का जो मेरे पास इस तरीके की जो नॉलेज है, जो अनुभव है आयोग के स्तर का, ठीक है, वो हालांकि एक बार मैं इंजीनियरिंग के लेवल पर भी जो है पास आउट हूँ, मैं इंटरव्यू भी दिया हूँ आयोग में, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए। तो जो हमारे पास अनुभव है, मैं उन अनुभव के आधार पर इसे लिख करके देता हूँ और आपको समझाता हूँ। अगर आप में उतनी समझ रखते हैं, हालांकि जो पहली बार होंगे उनके लिए बात कर रहा हूँ, बाकी लोग रखते हैं तो वो इससे पढ़ करके समझते भी होंगे कि दाएं बाएं की चीज़ें नहीं लिखता है बंदा ये। तो इस तरीके से बार बार नहीं बोलेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रटना है हम लोगों को। बस महज 6 पेज हैं, पीडीएफ दे दी जाएगी, दे दी जाती है, दे दी जाएगी टेलीग्राम पर, और आराम से पढ़ लीजिएगा, रट डालिएगा। मासिक धर्म अर्थात पीरियड के दौरान सवेतन वेतन सहित अवकाश प्रदान करने वाला भारत का कौन सा राज्य पहला ऐसा भारत का राज्य है? तो केरल मत लगा देना, क्योंकि केरल काफ़ी क्या है, ह्यूमैनिटेरियन पे काफ़ी काम करता है, फंडामेंटलिज्म पे बहुत लिबरल जो है स्टेट है, तो इसलिए केरल नहीं लगाइएगा, बल्कि क्या है, कर्नाटक है। इसे थोड़ा ध्यान रखेंगे, यहाँ नहीं गलत हो जाएगा। ऑपरेशन, अच्छा ये ऑपरेशन सागर की बात, ऑपरेशन सागर बंद की बात अभी हम लोग चक्रवात से कर लेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर दुनिया का पहला देश जो तंबाकू व वेपिंग पर पीढ़ी दर पीढ़ी प्रतिबंध लगाया, वो कौन सा ऐसा देश है जिसने तंबाकू पर पीढ़ी दर पीढ़ी, आने वाले पीढ़ी पर भी, माने पीढ़ी दर पीढ़ी बिकने या इन सब की क्या कर दिया उसने, प्रतिबंध लगा दिया? तो कौन सा है? मालदीव। कौन सा है? मालदीव। अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया में हो रहा है ऐसी घटनाएं, तो मुझे क्यों लिख करके बता रहे हो कि आयोग ऐसा पूछता है? भैया आप जा करके देखना, पीसीएस में पूछा था, ठीक है, कि जब, याद है आपको, जब न्यूजीलैंड ने अपने युवाओं पर टोबैको या किसी इसी तरीके से टोबैको पर ही पूरी तरीके से क्या कर दिया था, प्रतिबंध किया था, तो एक स्टेटमेंट प्रतिबंध लगाने वाला पूछा था, और उसने दूसरे स्टेट में पूछ लिया था, स्टेटमेंट में वो कितने वर्ष के बच्चों पर ये प्रतिबंध लगाया है। इस तरीके का, माने वही प्रश्न को 2 स्टेटमेंट बना करके लिख दिया था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस तरीके का सवाल वो पूछा है। तो दुनिया का यह पहला ऐसा देश है जिसने तंबाकू एवं पीढ़ी दर पीढ़ी पर प्रतिबंध लगा दिया। और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम अगर समझते हैं आयोग के स्तर को, तो हमको पता होना चाहिए कि जो हमारा देश है, इससे संबंधित जो इसके नेबरहुड कंट्री हैं, चाहे वो जली हैं चाहे वो स्थलीय हैं, ठीक है, इन पड़ोसी देशों में क्या होता है, विश्व के शेष देशों की तुलना में जो पड़ोसी देशों में होता है घटित घटनाएं, उन्हें हमें करंट अफेयर्स में हर हाल में आनी चाहिए, चाहे वो हम प्री में अपीयर हो रहे हैं, चाहे वो मेंस में आईआर में कर रहे हैं, ठीक। तो नेक्स्ट देखिएगा, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 नवंबर को मोस्ट इंपॉर्टेंट है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। भारत में व्यापक स्तर पर सुनामी कब आई थी? तो 26 दिसंबर 2004 में, ठीक है, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जिससे तमिलनाडु का क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित था, बहुत लोग मारे गए थे, ठीक है भैया, बहुत बड़ी आपदा थी उस समय की। भारतीय राष्ट्रीय सुनामी सूचना प्रणाली केंद्र इनकॉइस कहाँ पर है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे नालसा का आपको रटा होना चाहिए कि नालसा कब बना है, तो 1995 में, ठीक उसी प्रकार आपको रट लेना चाहिए कि इनकॉइस कब बना है, या भारतीय राष्ट्रीय सुनामी सूचना प्रणाली केंद्र कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद में है। भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र भी यहीं पर है। भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र भी कहाँ पर है? हैदराबाद में है, ठीक। अब मैं आपको यहाँ से एक चीज़ बता देता हूँ, आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करे होंगे अगर, तो आप देखे होंगे
कि ऐसा कोई लगभग पेपर होता ही नहीं आरओ का जिसमें जिसमें वो किसी संस्था के बारे में ना पूछा हो। उसके सिलेबस में है और अनिवार्य रूप से संस्था के बारे में वो पूछता है। चाहे आलू अनुसंधान संस्थान पूछ ले, चाहे मैच दी फॉलोइंग पूछ ले, चाहे लास्ट टाइम आपने याद किया हो तो उसमें पूछा था कि निम्नलिखित 4 ऑप्शनों में से कितने युग्म सुमेलित हैं। माने उसमें 2 ही जगह सुमेलित थी, बाकी 2 आंसर गलत थे। लेकिन संस्थाओं के बारे में पूछता है तो याद रख लो, इनकॉइस कहाँ पर है? हैदराबाद में। प्राथमिक भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र कहाँ पर है? तो कहाँ पर है ये? ठीक है, ये भी हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद में। नेक्स्ट देखिएगा, क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में फर्स्ट रैंक पर कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो हांगकांग विश्वविद्यालय हांगकांग का है। भारत की बात कर ले तो भारत में जो पहले स्थान पर है वो आईआईटी दिल्ली है। ओवरऑल की रैंकिंग में 59 स्थान है, इसे छोड़ दो। बस इतना याद रखो कि भारत में क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में कौन सा विश्वविद्यालय पहले नंबर पे है। अक्सर आप देखेंगे तो सब में जो है ये बेंगलोर बहुत आगे रहता है, लेकिन ये इसमें याद रखना है अलग है, तो इसलिए स्टार लगा के याद कर लेंगे। आईआईटी दिल्ली एशिया रैंकिंग में पहले स्थान पर है। मिला यहाँ पर क्या है? मेलिसा तूफान। मेलिसा तूफान किस क्षेत्र को प्रभावित किया? तो आपदा ये वाले जो सवाल होते हैं वो इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं। देखो, वुमेन इन्वायरमेंट आईआर, ठीक है, और बहुत ही माने ये जुडिशरी, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो ये इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट इत्यादि टॉपिक से आता है, तो हमें पता होना चाहिए। तो कैरिबियाई क्षेत्र को प्रभावित किया था कौन सा? मेलिसा तूफान। मेलिसा तूफान क्या है? कैरिबियाई क्षेत्र में आया हुआ था। कैरिबियाई क्षेत्र आप उम्मीद करता हूँ कि जानते ही होंगे। इस तरीके से आप देखेंगे तो जैसे ये है, ये क्या बना दिया, चलो अब ऐसे बना देते हैं। ये मैक्सिको की खाड़ी है, तो यहाँ पर क्यूबा, हैती, बहामास है, तो ये है कैरिबियाई क्षेत्र। ये क्या है? कैरिबियाई क्षेत्र। ठीक है, आगे देखेंगे। वंदे मातरम। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का कितना वर्षगांठ पूरी हुई, या कौन सा वर्ष मनाया गया था? 150 वर्ष पूरे हो गए। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत जो अपना है उसके कितने वर्ष पूरे हो गए? 150 वर्ष। अब देखो, इससे इम्पोर्टेंट क्या ही होगा, माने इम्पोर्टेंट तो है ही, इसे रटना चाहिए। ठीक, तो राष्ट्रीय गीत भी है, उसके 150 वर्ष पूरे हो गए। सरकार ने इसे सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया। तो दिल्ली में पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 1 वर्ष के लिए राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, इसके स्मरण के लिए क्या है, 1 वर्ष का कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। इसलिए भी हमें याद होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट प्रधानमंत्री ही इसमें इन्वॉल्व है। ठीक, इसे याद रखना होगा। अब इसके पीछे बैकग्राउंड की बात कर लें तो जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो ये है कि 7 नवंबर 1885 को 7 नवंबर 1885 को बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा उनकी पत्रिका जो बंग दर्शन है, और बंग दर्शन एक छोटा सा पार्ट है आनंद मठ का। किसका है? एक छोटा सा पार्ट है आनंद मठ का, उसी का एक छोटा जो पार्ट है बंग दर्शन। उसी में बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1885 में राष्ट्रीय गीत जो आज बन गया, उसी वंदे मातरम का क्या किया था? लेखन किया था या पब्लिश किया था, ये याद रखना होगा। आगे चल करके 1896 के कलकत्ता अधिवेशन, माने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसे गाया गया था। ठीक, इस तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे गाया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो ये याद रखिएगा, 24 जनवरी को है, न कि 26 जनवरी 1950 को। हाँ, तो 24 जनवरी को कलकत्ता अधिवेशन में इसे कांग्रेस ने स्वीकार किया। लिखा किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कहाँ पब्लिश किया? किस पत्रिका में? बंग दर्शन। तो ऐसे भी याद होना चाहिए स्टैटिक में कि बंग दर्शन पत्रिका किसकी है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी की है, क्योंकि हम लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से रटना है। तो ये कर लिया। ठीक,
और इसके कितने वर्ष पूरे हो गए, तो 150 वर्ष पूरे हो गए। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मोदी जी ने खुद, माने प्रधानमंत्री की बात करिए, मोदी जी की बात नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर किसी चीज़ का खुद प्रारंभ कर रहे हैं तो वो हमें करंट अफेयर्स के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। आगे देखिएगा 2025 में आए हुए कुछ प्रमुख जो चक्रवात है, ये काफ़ी फेवरेट टॉपिक है आयोग का। जैसे मौथा चक्रवात हो जो बंगाल की खाड़ी में आया था, आंध्र प्रदेश का तट जो है काफ़ी प्रभावित रहा। नाम मौथा का किसी ने दिया? थाईलैंड ने दिया, जिसका अर्थ है सुगंधित फूल। रागाशा की बात करें तो फिलीपींस हांगकांग में हुआ। तो याद रखिएगा कि ऐसे भी एक बार सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, यहाँ दे देगा चक्रवात मौथा, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से रागाशा, रागाशा, ठीक है, मेलिशा, मेलिशा, ठीक है, और दित्वा, दित्वा। और इस तरीके से यहाँ पर देगा बंगाल की खाड़ी, फिलीपींस, या फिर भारत, भारत, फिलीपींस, ऐसे मैच फॉलो। तो इसे भी हमें याद रखना पड़ेगा। मौथा बंगाल की खाड़ी में आए, जब बंगाल की खाड़ी में आएगा तो आप जानते हैं, अगर ज्योग्राफी आपकी अच्छी है तो आपकी इतनी तो समझ होगी ही, और आप मेन से लिख रहे हैं तो आपकी समझ अच्छी होगी कि ये इस तरीके से 0 डिग्री से 8 डिग्री से तो अपना लैंड शुरू होता है। तो अगर हम 0 डिग्री के ऊपर उत्तरी भूभाग में देखते हैं तो चक्रवात जो होता है वो कैसे चलता है? एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो किधर, इधर बनेगा तो किधर जाएगा, इसी इधर ही तो जाएगा। और इस साइड बना तो इसका मूवमेंट किधर होगा, इधर होगा, तो भारत को कम प्रभावित करेगा। लेकिन इधर वाले जो बंगाल की खाड़ी में है वो भारत को ही ज़्यादा प्रभावित करेंगे, और वो भी ईस्टर्न कोस्ट को। किसको करेंगे? ईस्टर्न कोस्ट को। तो कि ईस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन है आप जानते ही हैं। आंध्र प्रदेश से ज़्यादा करके प्रभाव तमिलनाडु तक की तरफ आता है, ठीक है। तो आप ये समझ जाएंगे, तो बंगाल की खाड़ी में है तो इधर ही वाला क्षेत्र प्रभावित होगा। मौथा चक्रवात है 2025 का। रागासा है फिलीपींस और हांगकांग वाले क्षेत्र को प्रभावित किया था जो पश्चिमी प्रशांत महासागर और पूर्वी एशिया वाला क्षेत्र है, जो दक्षिण पूर्व एशिया वाला जो क्षेत्र है। अगर हम बात करें और कौन से चक्रवात आए, तो जैसे दित्वा चक्रवात, दित्वा चक्रवात भी मोथा की तरह बंगाल की खाड़ी में आए और काफ़ी भारत के साथ साथ बांग्लादेश भी काफ़ी प्रभावित हुआ। तो बांग्लादेश के लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, ठीक है, जो मानव सहायता भारत पहुंचाता रहता है। तो उसके लिए एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सागर बंधु, जो पेपर में आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो यह सहायता कार्यक्रम इस नाम से शुरू किया। दित्वा चक्रवात है, कहाँ पर आया? बंगाल की खाड़ी में। आपसे मैं पूछता हूँ कि दित्वा चक्रवात का नाम दित्वा, दित्वा रखा किसने है? यमन या किसी और ने रखा है? आप उसे कमेंट में ज़रूर बताना। और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया, इसलिए दित्वा के बारे में इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसे आप रट लेंगे। आगे देखेंगे, एसियल जो चक्रवात आया वो कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। ये सब मैच दी फॉलोइंग के लिए इंपॉर्टेंट है। मेलिसा कैरिबिया सागर में जो चक्रवात और तूफान आए थे, दोनों ही भारत द्वारा सहायता यहाँ पर भी भेजी गई थी, लेकिन कोई ऐसा मूल जो है ऑपरेशन के माध्यम से नहीं भेजा गया, इसलिए उसे नहीं रटा गया है या लिखा गया है। तो ये याद रखेंगे, मौथा, रगाशा, दित्वा, एसियल, मेलिसा, ठीक है, ऑपरेशन सागर बंधु, ये सब। आगे देखेंगे वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, इसे घोंट के पी लेना, ठीक है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 की बात करें तो जारीकर्ता कौन है? जर्मन वॉच है, आएगा, आता ही आता रहता है। अब जो जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 है, जो जारीकर्ता जर्मन वॉच है, वो कब इसे जारी किया है? तो COP 30, जो COP 30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो COP 30 है, जो अभी इस बार बेलेम ब्राज़ील में हुई 10 से 21 नवंबर 2025 के बीच में। एकदम एक एक लाइन रट लेना, ठीक है। ये सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी उसके, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। माने COP 30, पहली बात तो याद रखो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो जलवायु परिवर्तन से संबंध को मिटिगेट करने के उद्देश्य से वैश्विक संस्थाएं जो 193-95 हैं वो करती हैं। तो उसमें कहाँ पर हुआ? तो बेलेम ब्राज़ील में हुआ, 10 से 21 नवंबर 2025 के बीच में हुआ। सर्वाधिक
सर्वाधिक प्रभावित किसके अनुसार, इस जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अनुसार। यह माने यह रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई है, तो इसी बेलेम 2000 बेलेम ब्राजील 2025 में जो समिट कॉप 30 हुई, उसी में ये रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन जोखिम सूचकांक जर्मन वॉच के द्वारा पब्लिश की गई उसी दौरान। और उसने बताया कि सर्वाधिक प्रभावित जो देश है वो सेंट विंसेंट व ग्रेनेडाइंस हैं, माने ग्रेनेडाइंस हैं, जो ग्रेनेडा वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो सेंट विंसेंट व ग्रेनेडाइंस है, इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पहला थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। भारत देख लें कि सबसे ज़्यादा प्रभावित वैश्विक देशों में भारत का कौन सा नंबर है जलवायु परिवर्तन से, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे रट लेना, 15वें स्थान पर है। और नोट ये है कि 2024 में भारत का स्थान 10वां था। इसका ये मतलब है कि भारत की स्थिति में क्या हुई है, सुधार हुई है। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने में 10वें नंबर पर था, अब जो है वो 15वें नंबर पर है, इसका मतलब अब कम प्रभावित है, तो ये रट लेंगे। अगर कहें कि दीर्घकालिक, इसने एक रिपोर्ट, और ये तो तात्कालिक रिपोर्ट निकाला कि वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान की दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे अधिक प्रभावित देशों में सेंट विंसेंट व ग्रेनेडाइंस हैं, जबकि भारत 15वें स्थान पर है। लेकिन इसने एक रिपोर्ट और भी निकाली है, याद रखेंगे, दीर्घकालिक सूचकांक जो निकाला इसने 1995 से 2024 में अगर देखा जाए तो इस समय सबसे ज़्यादा, इस कालखंड में सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन रहा, तो डोमिनिका ने सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन रहा जलवायु परिवर्तन से, डोमिनिका रहा, फिर म्यांमार रहा, फिर होंडुरास रहा। भारत का रट लीजिएगा 9वां स्थान था। अब कैसे याद रखेंगे, तो जर्मन वॉच के द्वारा जलवायु जोखिम सूचकांक जारी किया जाता है, ठीक है। इसके अनुसार दो रिपोर्ट निकाली गई, एक सामान्य रिपोर्ट निकाली गई, उसके अनुसार भारत का 15वां रैंक है, जो 2024 में 10वां रैंक था, अर्थात स्थिति में सुधार हुआ। जबकि एक दीर्घकालिक कह रहा है 1995 से लेकर के 2024 के कालखंड में भारत कितना जलवायु जोखिम से प्रभावित रहा, तो उसकी रैंक कितनी है, तो 10वें नहीं 9वें नंबर पे, ठीक, ये रट लेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, एग्ज़ाम दे के आएंगे, तब भी हम लोग बात करेंगे। और आप लोगों से इस बात के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि अब जो है मेंस के फुल लेंथ टेस्ट भी हो रहे हैं, और अन्य भी काम रहता है, ज़िंदगी जीवन यापन करने के लिए अन्य भी काम करने पड़ रहे हैं, पढ़ते हैं, नौकरी करना है, तो इन सब के कारण जो है बहुत कुछ मैं लिख करके नहीं दे पा रहा हूँ, जिसे मुझे लगता भी है, मैं फीडबैक भी देखता हूँ, मैसेज आते हैं, लेकिन उसके लिए माफ़ करिएगा, ठीक है, नहीं कर पा रहा हूँ इतना ज़्यादा। 15 नवंबर अब, क्योंकि जो ग्रुप में जिनकी जिम्मेदारी ले चुका हूँ कि हाँ मैंने करना है, जो ग्रुप में जुड़े हैं या बैच चल रहे हैं, उनका पूरा काम करना ही करना है, उनके काम में डिले नहीं कर सकता हूँ, नहीं करता हूँ, तो इस कारण से थोड़ा समय कम हो जाता है। तो 15 नवंबर की बात करें तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट 2021 से। 16वां वित्त आयोग, घोट के पी लो, इसे रट ही लो। देखो वित्त आयोग आप स्टैटिक अगर पढ़े होंगे, स्टैटिक लेवल पे इतनी बार आया है कि 13वें वित्त आयोग, 14वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग, ठीक है, 12वें 10वें वित्त आयोग, ऐसे कह देता है मैच दी फॉलोइंग, ठीक है, कौन सा सही है या कौन सा गलत है, या इसे लगाइए, तो यही सब आते हैं, हमें आपको ये सब रटना पड़ेगा। जैसे 10वां आप देखेंगे तो केसी पंत हैं, ठीक है, 11वां आई थिंक खुसरो हैं, 12वां रंगराजन है, 13वां केलकर हैं, 13वां 14वां रेड्डी हैं, 15वां एनके सिंह हैं, 16वां आप लोग लेटेस्ट है ही है। तो इस तरीके से आपको पूरे रटने पड़ेंगे, पहले केसी नियोगी हैं। तो अगर प्री सिलेक्शन या मेंस में अच्छे मार्क्स चढ़ाने हैं ऑब्जेक्टिव में, आर में, तो ये सब रटे होने चाहिए, रटने पड़ेंगे आपको, चाहे जब आप रटेंगे।
आगे देखिए हम लोग, तो 16वां वित्त आयोग, तो मैंने आपको 10 से बता दिया ना, 10 से बताया ना, 10वें केसी पंत, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें, अब तो 16वां आप देख ही रहे हैं। 10 में कौन है? केसी पंत है। 11वां कौन है? खुसरो। 12वां रंगराजन। 13वां केलकर। 14वां रेड्डी साहब हैं। 15वां एन.के. सिंह। 16वां अरविंद पनगड़िया जी हैं। ठीक है, तो ये तो मैं आपको यहाँ तक बता दी, आप भी रटिएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अब इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब से कब के लिए जो है वित्त आयोग का गठन किया गया, तो 26 से 31, 26 से 31, 17 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति के द्वारा, 25 को राष्ट्रपति को इसने, वित्त आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया। आप लोग जानते हैं वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है, जब राष्ट्रपति को लगता है तो क्या है, वित्त आयोग का गठन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं, इसलिए राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट जाती है। गठन की बात करें तो यह 2023 में इसका गठन हुआ था। किसका? 16वें वित्त आयोग का। किसका? 16वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 2023 में। ठीक, और इसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं, हम लोग जानते हैं। सचिव की बात करें तो ऋत्विक पांडे हैं, सचिव नहीं भी याद हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब वित्त आयोग अगर लेटेस्ट है, जिसने अपनी रिपोर्ट अभी 2025 में दी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका जो स्टैटिक पक्ष है वो भी रट लीजिएगा। ठीक है, इसका स्टैटिक पक्ष भी याद रख लीजिएगा कि अनुच्छेद 280 में, अनुच्छेद 280 में है, राष्ट्रपति इसका गठन करता है। ठीक है, और राष्ट्रपति इसका गठन करता है तो रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को दिया जाता है। इसके जो कार्य हैं उन्हें आपको एकदम जुबान पर रखना होगा कि ये जो केंद्र सरकार के, माने जो केंद्र सरकार के द्वारा जो भी रेवेन्यू आता है, राजस्व आता है, उन राजस्व का हिस्सा कितना केंद्र को मिलना चाहिए और कितना कितना यूनियन गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, कितना स्टेट गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, माने कितना केंद्र को, कितना राज्यों को मिलना चाहिए, इस बंटवारे का फार्मूला कौन बनाता है? फार्मूला जो डिजाइन करता है, बनाता है, वो वित्त आयोग करता है। साथ ही साथ ये क्या है कि जैसे 100 रुपये में, 100 रुपये में 15वें वित्त आयोग के अनुसार अगर मानूं तो 41 रुपया 41 पैसा कहाँ जाता था? राज्यों को दिया था उसने, और बाकी 59 पैसे किसके थे? यूनियन के, गवर्नमेंट के थे। तो इस 41 पैसा माने जो राज्यों का आता है, माने कितना पैसा 100 रुपये का किसको जाएगा, इसका फार्मूला तय करता है। साथ ही साथ जो राज्य हैं, तो अब राज्य को मान लीजिए 41 रुपये आ गया 15वें वित्त आयोग के अनुसार 100 रुपये का, तो इसको कैसे 41 रुपये का 28 राज्यों में बांटा जाएगा, इस बात का भी फार्मूला कौन तय करता है, बनाता है? इस बात का माने राज्यों के बीच में भी राजस्व का बंटवारे का फार्मूला यही तय करता है। साथ ही साथ केंद्र के द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट माने केंद्र से राज्यों को, ठीक है, कोई स्पेशल माने वित्तीय सहायता, वित्तीय अनुदान, ठीक है, वित्तीय अनुदान दिए जाने की भी सिफारिश कौन करता है? वित्त आयोग करता है। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट को, जो पंचायती राज व्यवस्था होती है, उसके संबंध में भी राजस्व के बंटवारे का फार्मूला यही बनाता है। ठीक है, और बताता भी, यह मेथड भी बताता है कि कैसे लोकल गवर्नमेंट क्या है, मजबूत हो सकती है। ठीक, तो ये वित्त आयोग से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बता दिया। आगे देखिएगा, मैं स्टैटिक हर किसी का नहीं बताता हूँ, आप समझते होंगे। ठीक है, मैं स्टैटिक हर किसी का नहीं बताता हूँ, तो चलिए किसी को बताया तो उसका महत्व रहता है तभी। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026, एकदम जी जान से इसे याद कर लो। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन, देखो इन्वायरमेंट के सवाल बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। ठीक है, इसे रटना ही पड़ेगा। जारीकर्ता कौन है? जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, तीनों संस्थाएं मिलकर जारी करती हैं। कुल इसमें 63 देश और EU और इस तरीके के संगठन है। टॉप 3 में कोई देश नहीं है, माने ऐसा कोई देश नहीं जहाँ पर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में माने इतना अच्छा है कि वो सारे फैक्टर को फुलफिल कर, सारे आयामों को पूरा कर रहा है, तो ऐसे कोई ऐसे टॉप 3 देश नहीं है। चौथा माने पहले स्थान पर, चौथा से ही शुरू हो रहा है, माने 4th पे पहले स्थान पर अब विश्व में देखा जाए तो कौन है?
डेनमार्क। तो चौथा डेनमार्क है, पांचवा मोरक्को है और छठवां यूके है। हमें याद क्या करना है, हमें ये याद रखना है कि चौथा पर क्या है, डेनमार्क है। किसके अनुसार, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। अभी आपने पढ़ा जो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक था, ठीक है, लेकिन ये क्या है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2016। तो सबसे अच्छा प्रदर्शन कौन कर रहा है, डेनमार्क कर रहा है, फिर मोरक्को कर रहा है, फिर यूके कर रहा है। नेक्स्ट देख लीजिएगा यहाँ से, संयुक्त राष्ट्र, यहाँ पर क्या लिखा है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, ये भी इन्वायरमेंट से, अब यूएन के द्वारा है, इसलिए इंपॉर्टेंट। यूएन कन्वेंशन, यूएन वाटर कन्वेंशन, यह कब अपनाया गया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लो इसे, हेलसिंकी, ठीक है, फिनलैंड में है हेलसिंकी। तो हेलसिंकी में जो है, जो यूएन की समिट हुई रही होगी, तो उसी में राष्ट्रीय जल सम्मेलन को अपनाया गया होगा कि राष्ट्रीय जल सम्मेलन बुलाया जाया करेगा। वैश्विक स्तर पर इसको प्रिजर्व करने की तकनीकी है, जो ज्ञान है साझा किया जाएगा, दूसरे को सपोर्ट किया जाएगा, चाहे फाइनेंशियल या टेक्निकल हो, जिससे वाटर लेवल मेंटेन किया जा सके, जल की सुरक्षा की जा सके। तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन की बात करें तो यह कब अपनाया गया, तो 1992 में। 1992 में जब अपने यहाँ क्या है, एलिफेंट एक्ट आया था, माने जैसे जो है हाथी संरक्षण अधिनियम आया था ना 1992 में। यह लागू कब किया गया है, तो 1996 में। 92 में आया जल सम्मेलन, लेकिन लागू कब हुआ, 96 में। अभी बांग्लादेश इसमें शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश है अभी। अब अपने पड़ोसी का पड़ोस वाला है शामिल, इसीलिए याद रखना है, यूएन की बॉडी इसलिए याद रखना है। 1992 में आया, इसे लागू कब किया गया, 96 में। बांग्लादेश अभी इसमें शामिल हुआ। क्या भारत इसमें शामिल है, तो यही स्टार है कि इसमें भारत शामिल नहीं है। छठवां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 की बात करें, जो 25 में दिया गया है, तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार का प्रारंभ 2018 से है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 जो 25 में दिया गया, सर्वश्रेष्ठ राज्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ सवाल बहुत आते हैं। महाराष्ट्र है, दूसरे पर गुजरात है, तीसरे पर हरियाणा है। MGH मसाला है पूरी तरीके से, इसे रट लो। पानी, अगर जल बचाना है तो क्या है, MGH बोलना है। जल बचाना है तो क्या है, MGH। जल है तो MGH, जल माने MGH वाले बहुत अच्छा बचा रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ जिला की बात कर ले तो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, इस तरीके के जो है सवाल बने हैं। लेकिन अगर आ सकता है तो ऐसे भी आ सकता है कि पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, उत्तरी, दक्षिणी, ऐसे एक तरफ दे दे, ऐसे आपको मिलान को दे दे, या मैच दी फॉलोइंग दे दे। तो पूर्वी जिला राजनांदगांव है, जो छत्तीसगढ़ में है। यहाँ मैं गया हूँ, यहाँ लोग मॉर्निंग बहुत वॉकिंग करते हैं, ठीक है। पश्चिमी अगर जिला की बात करें तो खरगोन मध्य प्रदेश में है। भारत के अगर पश्चिमी जिलों में सबसे अच्छा जल संरक्षण की बात करें तो खरगोन MP में है। उत्तरी की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो यूपी की मिर्ज़ापुर जिला है, वह पानी के संरक्षण बहुत अच्छा उत्कृष्ट किया है। इसके लिए इसको सर्वश्रेष्ठ जिला के रूप में इसे जाना जाता है। दक्षिणी की जिला की बात करें तो तिरुनेलवेली तमिलनाडु में है, ठीक है। आप क्या बताएंगे क्या कि हमारे यहाँ बहुत प्राचीन जो सभ्यताओं में से एक जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन है, वहाँ पर जल संरक्षण की सबसे उत्कृष्ट पद्धति या व्यवस्था कहाँ मिलती है, ठीक है। जो IAS में भी पूछा था ना, अभी पिछले साल में ही तो पूछा था, बताइए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। ये क्या हो गया, सॉरी, आगे देखिएगा। तो वो है कौन सा भाई, बता देता हूँ, धौलावीरा। कौन सा है, धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा। वहाँ पर क्या है, जल निकासी, वाटर हार्वेस्टिंग, इन दोनों की बहुत अच्छे जो है साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टेडियम भी मिला था, इस बात को भी है। आगे देखेंगे, स्टैटिक की तरफ मुझे नहीं जाना है, इसीलिए मैं, लेकिन उससे रिलेवेंट बहुत कोई लगता है तो बोल देता हूँ, नहीं तो मैं स्टैटिक पे जाना नहीं चाहता हूँ।
आगे देखेंगे पीएम मोदी की भूटान यात्रा। अब याद रखना पड़ेगा 11 से 12 नवंबर को हुई। घोषणाएं की बात कर लें तो पुनासांगछू जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में हम दोनों देशों ने मिलकर के घोषणा किया है कि ये डेवलप करेंगे। अब आपसे क्या पूछा जा सकता है, पूछ लेगा यही, पुना पुनासांगछू जो जल विद्युत परियोजना है किन दो देशों के बीच में भूटान दिया रहेगा, ठीक है, उधर नेपाल दे देगा, चाइना दे देगा, इस तरीके से याद रखेंगे। और जब मेन से लिख रहे होंगे तब तो आपको ये सब कोट करना पड़ता है, तभी बहुत अच्छी वैल्यू आती है आपकी कॉपी में। वाराणसी में भूटानी मंदिर हेतु भूमि आवंटन। वाराणसी में भूटानी मंदिर हेतु भूमि आवंटन की बात की गई है। तो ये अब देखो, आप जाएंगे, अगर गए होंगे, ठीक है, तो सारनाथ में जब जाएंगे तो हर जगह आप देखेंगे तो वर्मीज टेम्पल मिलेगी, माने म्यांमार की टेम्पल मिलेगी आपको, तिब्बतियन मठ मिलेंगे, चाइनीज जो है मठ मिलेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है सरकार ने इनके लिए भी भूमि आवंटन किया है कि अब भूटानी, ठीक है, मठ भी आपको देखने को वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, वाराणसी ये हो गया। और 4,000 करोड़ का ऋण सहायता भी की भी डील हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट में ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 4,000 करोड़ रुपए का ऋण सहायता भी। देखो, जब देश हमारा किसी के साथ लाइन क्रेडिट ऑफ लाइन जो है पर हस्ताक्षर करता है, उसके लिए उस तब भी वो सवाल आए हैं, इसीलिए हमें याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे अच्छे, यहाँ कुछ छूटा तो नहीं यार, एक चीज नहीं, चलिए वो चीज यहीं पर है, आगे देख लेते हैं। वर्ल्ड वर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2025 की बात करें, ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर 2025 जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा स्वीकार किया गया है वो कौन सा है? पैरा सोशल। क्या है? पैरा सोशल। पैरा सोशल का तात्पर्य ये है कि जैसे कभी कभी देखते हैं ना कि जैसे किसी व्यक्ति को लेकर के दूसरे लोग इतने हाइप हो जाते हैं, इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़े पर उतर जाते हैं, ठीक है, जबकि उससे कोई मतलब नहीं होता, जबकि उससे मिले उले नहीं होते हैं, उनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, बावजूद उसके देखिए उसके लिए इतना लड़ते हैं कि अपने देश के कभी कभी खिलाफ बातें करने लगते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो पैरा सोशल कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में स्वीकार किया गया है, इसे रट लेंगे। यहाँ जो हम लोग बात कर रहे थे, ये वाला वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारीकर्ता बता ही दिए थे, ठीक है। इसमें टॉप 3 देशों में कोई नहीं है, चौथा पर डेनमार्क, पांचवें पर मोरक्को, छठे पर यूके है। इसमें सबसे नीचे पर कौन है, इतना याद रखेंगे बस, सऊदी अरब। सबसे नीचे कौन है? सऊदी अरब। ये केवल रट लो ऐसे कि सबसे नीचे कौन है? सऊदी अरब। सबसे ऊपर कौन है? डेनमार्क है, ठीक है। तो डेनमार्क क्या है, जो गलत करता है जलवायु परिवर्तन के प्रति उसको डंडे मारता है, इसीलिए पहले स्थान पर है, ठीक है। सऊदी अरब वाले क्या है? सऊदी अरब वाले बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंगें बना रहे हैं, तो कहीं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन अच्छा करेंगे, तो वो सबसे नल्ले पर है, नंबर पे है। भारत की बात करें तो 23वीं रैंक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसका 13 अंक फिसल गया है। जो 13 रैंक फिसलने के बाद 23वें रैंक पर हो गया, इसका मतलब 2025 में इसका कौन सा रैंक रहा होगा? 10वां। अब ये मत देखिए, ध्यान रखिए, ये मत कहिए कि 2024 नहीं, ये रिपोर्ट 2026 की नाम से आई है। 2025 में भारत की रैंक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में 10वीं थी, अभी कितनी हो गई है? 23 हो गई। कितनी हो गई? 23। तो स्थिति क्या हुई है? खराब हुई है। स्थिति क्या हुई? जलवायु परिवर्तन के प्रति खराब हुई है। अब अरावली पर्वत कटवाने का जो है ठान लेंगे तो जलवायु परिवर्तन में बेहतर क्या करेंगे? आगे देखिएगा, पता नहीं कैसे केवल नाक के सामने तक ही बातें दिखाई दे रही, विकास की भी कोई सीमा नहीं है, पता नहीं कब समझेंगे। प्रकृति का उन्मूलन करके विकास की किस परम जो है को प्राप्त करना चाहते, नहीं समझ में आता है। पहला, दृष्टिबाधित
महिला T20 विश्व कप हुआ है, तो हमें एक याद रखना है कि एक तो ये पहला है, दूसरा यह किससे संबंधित है, अपने यहाँ वुमेन से है, इसलिए करंट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला दृष्टिबाधित आयोजन कहाँ हुआ? श्रीलंका में, जहाँ आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ महिलाओं का। भारत यहाँ पर जीता, नेपाल यहाँ पर हार गया। अगला देखिएगा, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। तो मिशेल बैचलेट, जो चिली की पूर्व पीएम है, जो चिली की पूर्व में पीएम है, उन्हीं को मिला है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। चिली आप जानते हैं नाइट्रेट के लिए बहुत जाना जाता है, ठीक है। तो ये चिली की पूर्व पीएम है, इन्हें मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो सवाल है। यहाँ पर देखेंगे COP30 की बात कर ले तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC 2025 में जो COP30 हुआ है उसकी बात कर लें तो यहाँ सवाल आने की मुझे लगता है पूरी उम्मीद है। आयोजन की बात करें तो बेलेम ब्राज़ील में हुआ है। इसी समिट के दौरान ही जलवायु परिवर्तन जोखिम सूचकांक जर्मनवाद ने पब्लिश किया था, वहाँ पर भी हम लोगों ने पढ़ा। इसका निष्कर्ष थोड़ा देख लें तो बेलेम पैकेज को अपनाया गया। किससे संबंधित है बेलेम पैकेज? तो याद रखेंगे, पेरिस जो समझौता हुआ था उसी के लक्ष्यों की प्रगति के लिए, न कि कोई नया। अगर पूछ ले कि कोई बेलेम जो पैकेज है, जो समझौता है, उसमें क्या नए लक्ष्य रखे गए? तो नहीं, बल्कि जो पेरिस समझौता है जो 2030 तक, ठीक है, जलवायु परिवर्तन को कम करना है ना, पृथ्वी का औसत तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस करना है, उसी लक्ष्य के प्राप्ति की प्रगति के लिए गति प्रदान करने के लिए, ठीक है, इस पैकेज को लॉन्च किया गया है, माने स्वीकार किया गया, ये रटेंगे। समापन की बात करें तो ग्लोबल मोतीराओ समझौते से हुआ है। तो आपसे पूछ ले कि ग्लोबल मोतीराओ समझौता किससे संबंधित है या इसमें लिया गया? तो बिल्कुल लिया गया, ये याद रखेंगे। अगला यहाँ सवाल जो है मुझे लगता है आएगा ही आएगा, वही मैं कह रहा हूँ, इससे आने की उम्मीद पूरी है। अगला माने पूछ ले अगर 2026 का COP31 कहाँ होगा? तो तुर्की में होगा। अगर COP32 की बात करें तो 27 में जो होगा वो कहाँ पर होगा? इथियोपिया में होगा। COP33 की बात करें तो 2028 में होगा। अभी यह निश्चित नहीं है, लेकिन यह दोनों निश्चित हैं। यह निश्चित नहीं है लेकिन अपनी इच्छा किसने व्यक्त की है? तो भारत ने व्यक्त की है। COP29 जो इस COP30 के पहले 2024 में है, तो अजरबैजान बाकू में हुआ था, ठीक है। और UNFCCC की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? तो हम लोग जानते हैं कि मानव पर्यावरण पर पहला वैश्विक स्तर पर सम्मेलन जो हुआ था, ठीक है, नैरोबी में, वो हुआ था स्टॉकहोम स्वीडन में। पहला जो हुआ था 1972 में हुआ था, ठीक है। मानव पर्यावरण पर जो पहला वैश्विक सम्मेलन था, उसी के 20 साल बाद हम लोगों ने देखा था, तो 1992 में रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में G20 बोलते हैं ना, और समिट जो हुई थी, उसी में क्या है, UNFCCC का गठन किया गया था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992 में। लेकिन इस गठन तो वो कर दिया गया, लेकिन वैश्विक स्तर पर पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, माने पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वह कब हुई थी? तो 1995 में, जहाँ पर जब नालसा की स्थापना हुई थी, अभी आपने पढ़ा है, तो ऐसे रटते जाएंगे, ठीक है। तो पहली COP1 कब हुआ पहली बार? तो 1995 में। UNFCCC की स्थापना कब हुई? तो 1992 में, ठीक है। COP29 कहाँ हुआ? तो अजरबैजान बाकू में। COP30 कहाँ हुआ? तो बेलेम ब्राज़ील में। 31 कहाँ होगा? तुर्की में। 32 कहाँ होगा? इथियोपिया में। 33 2028 में जो होने की उम्मीद है वो कौन इच्छा जाहिर किया है? भारत। ये रट लेना, यहाँ से आने की उम्मीद है। यही UNFCCC के द्वारा जो कई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑर्गेनाइज की गई, उन्हीं के दौरान कुछ निर्णय लिए गए हैं जहाँ से सवाल बहुत ही आते हैं। जैसे एक है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल को कब स्वीकार किया गया है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया, जो क्या करता है, जो ग्रीन हाउस गैस से खास करके CO2 के उत्सर्जन को क्या करता है? कम करने की बात करता है। यह है क्योटो प्रोटोकॉल। कब अपनाया गया? तो कब
आया तो यह 1997 में, लेकिन अगर कल को पूछ ले क्योटो प्रोटोकॉल लागू कब किया गया था, तो 1997 मत मार देना, यह 2005 में लागू किया गया था। कब किया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल कब से लागू है? तो 2005 में। किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने से। कब इसे अपनाया, मतलब हाँ, क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था? तो 1997 में। ठीक। और इसी यूएनएफसीसीसी के द्वारा जो है 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी अपनाया गया था। क्या थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी अपनाया गया था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन संरक्षण से। किससे है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे है? ओजोन संरक्षण से। पेरिस समझौता की बात कर ले तो COP21 जो हुआ था, पेरिस क्लाइमेट समिट 2015 में, जिसमें निर्णय लिया गया था कि अगले 2030 तक में, माने 2030 तक जो है जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए 17 लक्ष्य डिसाइड किए गए। उन्हीं के लिए आज क्या किया जाता है? उन्हीं 17 लक्ष्यों की प्राप्ति करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बेलन समझौते में भी यही बात दोहराई गई है। प्रोजेक्ट चीता की बात कर लें, थोड़ा सा पुराना भी है, लेकिन अभी फिर से चर्चा में क्यों आए ये देख लेते हैं। 8 चीते इसमें बोत्सवाना से सबसे पहले लाए गए थे। ठीक है, नहीं, 8 चीते बोत्सवाना से, जहाँ डायमंड निकलता है वहाँ से अभी लाए गए हैं। ठीक है, और 2022 में पहली बार इसमें 8 चीते कहाँ से लाए गए थे? नामीबिया से। और 2023 में 2023 में 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे। 2025 नवंबर में अभी फिर से इसमें 8 चीते बोत्सवाना से लाए गए हैं। ठीक है, कालाहारी डेजर्ट आप बताओ किन 3 देशों में फैला हुआ है? क्या उसमें बोत्सवाना है क्या? सभी कानून, सभी के सभी जो चीते हैं उनको क्या है? कूनो नेशनल पार्क एमपी में लोकेट किया गया है, वहीं से इनको धीरे धीरे ट्रांसफर करेंगे हर जगह। 1952 में अगर कहें तो चीता विलुप्त घोषित कर दिए गए थे भारत में। विलुप्त के लिए आप जानते हैं कि जब वो अपने नेचुरल हैबिटाट, प्राकृतिक आवास में लगातार 50 वर्ष तक अगर नहीं दिखाई देते हैं तो उन्हें एक्सटिंक्ट कह दिया जाता है। प्रोजेक्ट चीता अगर कहा जाए कब चालू किया गया? 2022 में 8 चीते लाए गए थे नामीबिया से, वहीं शुरू हुआ। 23 में 12 लाए गए, फिर 25 में 8 चीते लाए गए। आगे देखिएगा, इन्हीं सब की प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए बिग कैट अलायंस भारत के द्वारा शुरू किया गया है, माने पहल की गई थी, जिसमें 7 प्रकार के क्या है? जगुआर, प्यूमा, चीता, शेर, बाघ, इस तरीके के चीज़ों को काउंट किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर देख लीजिए क्या है? 74वां मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2025, मिस यूनिवर्स भी आता है। इसका आयोजन याद रख लेंगे कि थाईलैंड में हुआ। विजेता फातिमा बास रही, तो ये बास जीत गई हैं। फातिमा है, थोड़ा याद रखेंगे, यह मैक्सिको की है। फातिमा बास कहाँ की है? मैक्सिको की है। ठीक है। प्रवीणर सिंह, प्रवीणर सिंह जो है यह थाईलैंड की हैं, भारत की नहीं है। यह फर्स्ट रनर अप रही हैं, माने दूसरे नंबर पर रही। विजेता पहली हो गई थी, ये दूसरे, तो उन्हीं को कहते हैं फर्स्ट रनर अप। तो विजेता फातिमा बास, इनके बारे में याद रखना है। थोड़ा कभी पूछ ले कि रनर अप कौन थी, तो प्रवीणर सिंह जो थाईलैंड की हैं, और मैक्सिको वाली तो जीती गई। मनिका विश्वकर्मा की बात करें तो यह शीर्ष 12 में शामिल थी, बाकी आगे नहीं बढ़ पाई। यह भारतीय थी। क्या नाम है इनका? मनिका विश्वकर्मा। क्या है? मनिका विश्वकर्मा। कहाँ आयोजन हुआ था मिस यूनिवर्स का? थाईलैंड में। ठीक है, कौन जीता है? मैक्सिको की हैं, याद आपको होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, बिहार विधानसभा चुनाव। जब भी विधानसभा का चुनाव कहीं भी होता है तो पेपर में आया है, आता रहता है। तो बिहार विधानसभा 2025 की देख लें तो कितने चरण में हुआ था चुनाव? तो 2 चरणों में हुआ था चुनाव। आपको थोड़ा सा अगर बैक में जाकर के याद हो तो बताइए आप। आरओम पूछा था कि नहीं? अभी 2025 के आरओम पूछ लिया था कि जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लास्ट टाइम वाला हुआ था, ठीक है, नहीं, नेशनल लेवल का जो चुनाव हुआ था वो कुल कितने चरणों में हुआ था, है ना? लोकसभा का चुनाव जो पिछला घटित हुआ था,
वो कुल कितने चरणों में हुआ था, उसमें 6-7 ऐसे दिया था ना ऑप्शन, इसी तरीके के सवालों पूछा है। और ये काफ़ी हाईलाइटेड भी रहा है लेटेस्ट में, अभी कोई हुए नहीं, ना होने की संभावना है, तो इसीलिए याद रखेंगे। 2 चरणों में हुए, ये डेट मत याद रखना, 2 चरणों में हुए स्टेटमेंट के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 243 243 243 143 होता तो याद रहता आपको, ये है 243। कुल विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। बीजेपी को कितने मिल गए? 89। कितने मिल गए? 89। और जदयू को कितने मिले? 85। सबसे बड़ी कौन सी पार्टी बन के निकली? बीजेपी। लेकिन सीएम किसके बने? जड्डू महाराज के, जेडीयू के। ठीक है। और इन तीनों लोगों को मिला करके क्या है, आरजेडी प्लस कांग्रेस को 34 सीटें ही महज मिली हैं। तो सबसे ज़्यादा इनको मिली 89 सीटें, उसके बाद 85। 10वीं बार, अरे बाप रे बाप, 10वीं बार सीएम नीतीश, ठीक है, बनेंगे, बन गए। ये पेपर में इम्पॉर्टेंट है भैया, आयोग ने ऐसे सवाल पूछे हैं भैया, इसलिए मैं बता देता हूँ। प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर कौन थे इसके? तो नरेंद्र नारायण यादव। क्या भारतीय संविधान में प्रोटेम स्पीकर से संबंधित कोई आर्टिकल का उल्लेख है या नहीं, इस बात को आप बता सकते हैं क्या? प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव थे, 10वीं बार सीएम ये बन गए। बीजेपी ने 89, जदयू ने 85 सीटें, 243 टोटल सीटें थी। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस को, संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और थीम की बात करें तो थीम क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। यह इसकी क्या है? थीम है। जो हम आप जो है अपनी भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका पढ़ते हैं तो उसमें नहीं है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, है ना। तो इस तरीके के जो इसके की पॉइंट हैं, जो संविधान का मूल उद्देश्य है, उसी को इसको क्या कर दिया गया? थीम बना दिया गया है। 26 नवंबर को हमारा भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ था, इसीलिए हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। जिसमें लिखा नहीं, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम, विक्रम 2006 विक्रमी को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंतिम जो लाइन है तो यही है, 26 नवंबर की बात करता है। NCWC की बात कर लें तो राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की बात कर ले तो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा संकटग्रस्त महिलाओं के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन जारी किया गया है, इसे रट लीजिएगा। ठीक है। कितना है? 14490, 14490। आगे देखिएगा, जागरूकता के लिए भी याद रखिएगा, आप देश के नागरिक हैं, सपोर्ट के लिए भी याद रख लीजिए, करंट अफेयर के लिए याद करना ही पड़ेगा। यूनेस्को जो मुख्यालय है पेरिस में, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ? पेरिस में है। 26 नवंबर को डॉक्टर VR अंबेडकर की मूर्ति स्थापित की गई है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, माने देखो सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो पूछ लेगा यूनेस्को के मुख्यालय में किस महानुभाव की मूर्ति को स्थापित किया गया है? तो BR अंबेडकर की मूर्ति। आगे देखिएगा 44 में किसकी बात कर रहे हैं? 44 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, ये पेपर में आता रहता है, व्यापार मेला अंतर्राष्ट्रीय वाला भारत का। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ है। थीम की बात कर ले तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात की गई, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात की गई। आयोजक की बात करें तो किसने आयोजन किया है? तो आयोजन किया किसने? ट्राइफेड ने किया। ट्राइफेड का गठन कब किया गया है? तो 1987 में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। फोकस राज्य बहुत इम्पोर्टेंट है, झारखंड। भागीदार राज्य अगर बात करें तो भागीदार राज्य में क्या है? यूपी भी है, यूपी है और बिहार है, राजस्थान और महाराष्ट्र। भागीदार में ये सब सवाल आते हैं, आप जानते हैं। ठीक है। फोकस राज्य कौन है? झारखंड है। भागीदार में कौन है? यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र है। और जो यूपी है उसे कौन सा पुरस्कार मिला है इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में? कौन सा पुरस्कार मिला? तो कांस्य का, इसीलिए रट लेंगे। राजस्थान को गोल्ड पुरस्कार मिला है।
ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसे भी रट लेंगे। आगे देख लीजिएगा, बस ज़्यादा नहीं, अब थोड़ा सा ही रट लीजिए। पीएम द्वारा, क्या हो गया भाई, यहाँ देख लीजिए। पीएम द्वारा भारत की पहली वैश्विक विमान इंजन एमआरओ सुविधा का उद्घाटन किया गया, जो फ्रांसीसी कंपनी सफ्रान के द्वारा इसे डेवलप किया गया। माने देखो, इस पहली बात नॉर्मल बात नहीं है, नहीं तो लिखता ही नहीं। प्रधानमंत्री द्वारा जो है भारत की पहली वैश्विक इंजन एमआरओ, माने पहली बार होगा जो वैश्विक स्तर के लिए, ठीक है, विमान का इंजन बनाने वाली है भारत। अभी तक तो इंजन खरीदती रही, हालांकि वो क्या है, फ्रांस की कंपनी सेफ्रॉन के साथ मिल करके, लेकिन पहली बार ऐसा बनाएगी, कमर्शियल वैश्विक विमान इंजन बना के देगी। आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप की बात कर ले, ठीक है, आईसीसी T20, तो ये तो आप लोग देखे ही होंगे। मेजबान भारत और श्रीलंका महिलाओं का भी था, इसका भी था। ब्रांड एम्बेसडर की बात कर ले तो रोहित शर्मा थे, ठीक है। आगे देखेंगे कौन जीता है कौन हारा है, आप बताना। ISSF विश्व चैंपियनशिप, जो राइफल और पिस्टल दोनों जिसमें प्रतिभाग था, ISSF, ये आयोग बहुत बार ISSF के बारे में पूछा है, इसे रटेंगे क्योंकि ये कई बार इससे रिलेटेड, देखो अब क्रिकेट छोड़ दिया है, इन्हीं सब के बारे में पूछता है। मिस्र माने काहिरा में हुआ है, मिस्र के काहिरा में शूटिंग हो, मतलब इंटरनेशनल स्तर की शूटिंग फेडरेशन हुआ है। आगे देखेंगे तो चीन इसमें पहले स्थान पर है, दक्षिण कोरिया दूसरे स्थान पर, भारत तीसरे स्थान पर 13 पदकों के साथ, जिसमें 3 स्वर्ण हैं और 6 रजत है, बाकी सारे कांस्य हैं। आगे देखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला पुरस्कार किसे दिया गया, तो भागीदार राज्य में गोल्ड प्राइज राजस्थान को दिया गया, सिल्वर बिहार को और ब्रॉन्ज उत्तर प्रदेश को। ऊपर आपने पढ़ा था। फोकस राज्य की बात करें, ऊपर पढ़ चुके हैं, झारखंड है। राज्य और यूनियन टेरिटरी में दोनों में मिला करके अगर कहा जाए कि गोल्ड प्राइज किसको दिया गया है, तो उड़ीसा को, सिल्वर प्राइज किसको दिया गया, एमपी छोड़ दो। कौन मंत्रालय इस प्राइज को दे रहा है, तो गोल्ड नहीं, मंत्रालय के स्तर पर अगर कहा जाए, मंत्रालय स्तर पर कहा जाए कि कौन सा मंत्रालय इसमें प्राइज पाया है, तो रक्षा मंत्रालय को गोल्ड प्राइज मिला। नेक्स्ट देखिएगा, आप टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन करके इसका पीडीएफ लेकर रखिएगा। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आयोजन इसका बांग्लादेश में हुआ है, भारत इसमें जीत गया। कप्तान रितु नेगी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चीनी ताइपे क्या लिखना चाहिए था, ताइपे माने ताइवान जो है वो हार गया था, भारत जीत गया था किसमें, कबड्डी में, महिलाएं कबड्डी जीत गई थी। हेली गुब्बी ज्वालामुखी कहाँ पर आया, तो इथियोपिया में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये माने इसका गुबार इतना ज़्यादा, वो भी हमें लग रहा 12 हजार साल बाद जो है फटी थी, ठीक है, वॉल्केनो फटा हुआ है। उसके बाद देखे तो गुब्बार जो है इसका क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर में भी चला गया था, और वहाँ से जेट जेट पवनों के प्रवाह में आकर के या भारत को भी प्रभावित, माने भारत में भी इसका प्रवेश हो चुका था। तो हेली गुब्बी ज्वालामुखी कहाँ पर है, इसे याद रखेंगे। अब ये देखो, स्टैटिक में बहुत पेपर में आएगा, काफी बार आएगा, माफी चाहता हूँ, जमाई आ रही है। सूर्य किरण 14 है ना, क्योंकि 10 1 10 माने 19वां, सॉरी 19वें नंबर का है। तो सूर्य किरण 19वां 2025 में जो आयोजन किया गया, किन दो देशों के बीच में सैन्य अभ्यास है, भारत नेपाल के बीच में। कहाँ आयोजन किया गया, तो पिथौरागढ़ यूके के बारे में। कहाँ पर किया गया, पिथौरागढ़ यूके के बारे में। वही पिथौरागढ़ जो सुगौली की संधि 1816 के द्वारा लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया, सुगौली की संधि कर लिया था। एशिया पावर इंडेक्स 2025 जारी कर दिया गया भैया, यह किसके द्वारा जारी किया जाता है, लेवी इंस्टीट्यूट के द्वारा। और इसमें सबसे पहले स्थान पर पावर में कौन है, तो यूएसए है, दूसरे चीन और तीसरे पर भारत है। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, ठीक है, तो भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म है, तो रटना ही पड़ेगा।
आयोजन की बात करें तो हमेशा की तरह गोवा में हुआ। गोल्डन पिकॉक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे रट लीजिएगा। तो इसमें क्या है कि स्किन यूथ, ठीक है। गोल्डन पिकॉक की बात करें तो इससे कौन सा किसको अवार्ड मिला है? स्किन टू यूथ, स्किन टू यूथ इम्पोर्टेंट है, स्किन टू यूथ। वियतनामी फिल्म है जो स्किन टू यूथ, इसे गोल्डन पिकॉक मिला है, बस एक याद रखेंगे। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया? रजनीकांत को। अभिनेता यूरिन नहीं यूनिमार, अभिनेता यूनिमार रियोस को दिया गया है। अभिनेत्री जारा सोफिया ओस्टन को दिया गया है। ठीक, इतना नहीं याद रखेंगे तब भी चलेगा, ये आपको याद रखना होगा, ये आपको याद रखना होगा, ये याद रखना पड़ेगा। आगे देखिएगा, सच कहें ना, पांचवा पेज बहुत कम है, छठा पेज पर जाना है। पांचवा पेज देख लीजिएगा। 94 नंबर का रामसर स्थल कौन सा है? तो गोगाबिल झील जो है वो बिहार में है। वह गोगाबिल झील बिहार में जो है वो 94 नंबर की झील बन गई। आगे देखिएगा, बुकर पुरस्कार 2025 ये रट लो, इसे आएगा ही आएगा। डेविड क्या लिखेंगे? सेजले, ठीक है, SZALY, कुछ भी याद रख लो, ठीक है। डेविड सेजले को मिला है, यह हंगरी के हैं इसलिए रटना पड़ेगा। इनकी बुक जो है वो कौन सी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ फ्लेश। कौन सी है? फ्लेश। डेविड की मूवी का नाम क्या है? फ्लेश। ठीक, तो डेविड की जो बुक है वो कौन सी है? वो है फ्लेश। सच कहें तो यहाँ पर मुझे नींद आ गई, मैं क्या बोल दिया मुझे खुद पता नहीं। आगे देखिएगा, 2024 की बात करें तो सामंथा हरवे इनकी जो बुक है आर्बिटर, ठीक है, आर्बिटर, उसके लिए मिला था सामंथा हरवे को 2024 में, लेकिन 2025 को डेविड फ्लेश जो हंगरी के हैं, फ्लेश बुक लिखा है उन्होंने, इसके लिए मिला, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। G20 समिट 2025, इसके बारे में डेटा यहाँ सर्च करके लिखना था, ठीक है, जो मैंने सर्च बाद में करना भूल गए। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट 2025 आ गई है। इसके अनुसार एक डेटा बदल गया है कि विश्व में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो नगर था वो कौन था? टोक्यो जापान का था, वो बदल गया भैया। अब याद रखना, जकार्ता इंडोनेशिया को हो गया, बस इतनी बात। जकार्ता इंडोनेशिया, दूसरे पर ढाका, तीसरे टोक्यो, चौथे पर क्या है? दिल्ली। तो टोक्यो जापान का थर्ड पे आ गया। 90वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन था? तो इलम पर्थी AR, ठीक है, यह 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर है। तंजानिया की पीएम जो दूसरी बार बनी है वो कौन है? सामिया सुलू, आप जानते ही हैं। बिम्स्टेक इंडिया मैरीन रिसर्च नेटवर्क की बात करें तो यह पहली बार द्विवार्षिक बैठक हो रही है, इसलिए याद रखेंगे कहाँ पर है? थे कोचीन, केरल में। पहली बात तो यह, हाँ, प्रत्येक जो है 2 वर्ष पर द्विवार्षिक की होगी, बाइनियल बैठक होगी। क्या है ये? बिम्स्टेक इंडिया मैरीन रिसर्च सेंटर ना होता तो मैं आपसे बोलता ही नहीं, कोचीन में है तो इसलिए रट लेंगे। अगला देखिएगा, भारत का सेकंड गैस्ट्रोनॉमी शहर कौन बना है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, पहला गैस्ट्रोनॉमी शहर कौन सा है? हैदराबाद। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है कौन सा हो गया है 2025 में? लखनऊ है, जो खान पान इत्यादि के लिए गैस्ट्रोनॉमी शहर की संज्ञा दी जाती है। 53वां CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 53वें नंबर कौन बने हैं? तो जस्टिस सूर्यकांत बनेंगे, जस्टिस सूर्यकांत। डेविस कप 2025 की बात करें तो इटली ने जीत लिया है भैया, स्पेन को हरा। डेविस जो लॉन टेनिस से संबंधित है, यह विश्व का पुराने टेनिस खेलों में से एक है। डेविस कप, नहीं, टेनिस खेलों से संबंधित यह सबसे पुराना कप है। डेविस कप की बात करें तो इटली जीत गया, स्पेन हार गया। मंजू बाला की बात करें तो मंजू बाला एक हैमर थ्रोवर हैं, जिन पर 5 साल का क्या कर दिया गया है? बैन लगा दिया गया है, प्रतिबंधित दवाइयों के सेवन करने की
वजह से एक आध बार ऐसा सवाल आया है। ठीक है, आगे देखिएगा। अभिनेता धर्मेंद्र जी मर गए, जो पंजाब से संबंधित है। इनकी पहली फिल्म याद रखिएगा, दिल भी तेरा हम भी तेरे, दिल भी तेरा हम भी तेरे। 2012 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? 2012 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, और यह एक राजनेता भी रहे हैं। मित्र शक्ति 2025 क्या है? तो कहाँ पहुँचा था, सो ही गया मैं तो। पद्म भूषण की बात करें तो इन्हें 2012 में मिला था। मित्र शक्ति 2025 की बात कर लें, जग जाऊं भाई, जगता रहूं बस थोड़ा सा। मित्र शक्ति 2025 अभ्यास की बात करें तो यह भारत और श्रीलंका के बीच में, मित्र शक्ति अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत श्रीलंका के बीच में है। कर्नाटक में संपन्न हुआ। मित्र शक्ति कहाँ पर संपन्न हुआ? कर्नाटक में संपन्न हुआ, इसे याद रखना होगा। विश्व का प्रथम परमाणु संचालित अंडर वाटर जो ड्रोन है, ये ऐसे सवाल जो है साइंस टेक में पूछा जाता रहता है। तो विश्व का पहला परमाणु संचालित जो अंडर वाटर ड्रोन है वो कौन सा है? पोसाइडन ड्रोन है, जो रूस के द्वारा परीक्षण किया गया। रामदास मिश्र का अभी हाल ही में निधन हो गया। वह किससे संबंधित है? वो कवि और लेखक थे। 2025 में इन्हें 15, अब देख लो या कैसी इंपॉर्टेंस है इनकी। 2025 में ये पद्मश्री प्राप्त कर चुके हैं, वो भी 2025 में, इसलिए याद रखना होगा। रामदास मिश्र जो एक कवि हैं। इंटरपोल का नया प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? तो लुकास फिलिप को बनाया गया है। अच्छा, इंटरपोल के साथ अपने यहाँ कौन नोडल एजेंसी है जो शेयर करती है कुछ भी? वो CBI है। आगे मैं बताने की स्थिति में नहीं। हनो हनोई संधि की बात कर लें तो हनोई जो ट्रीटी है वह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित 153 देशों में से 72 देशों ने इस पर क्या कर दिया? अब हस्ताक्षर कर दिया। किससे संबंधित हनोई? तो इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह साइबर अपराधों के खिलाफ लड़ाई हेतु रोकथाम के लिए है। लड़ाई के लिए, रोकथाम के लिए जरूरी था। ये पूछ लेगा कि हनोई संधि या ट्रीटी किससे संबंधित है, तो आप बता देना। भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है इस पे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। भारत की पहली मेंटल हेल्थ ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अब देखो, भारत की पहली कौन है मेंटल हेल्थ के लिए? दीपिका पादुकोण जी हैं। कौन है? दीपिका पादुकोण। 59 ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 की बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो विनोद कुमार शुक्ल को मिला। विनोद कुमार शुक्ल जो हिंदी साहित्यकार जो छत्तीसगढ़ के हैं, उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को। क्या करते हैं? विश्व निमोनिया दिवस 12 निमोनिया 12 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। ठीक है, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है अगर यहाँ तक देखते हैं अच्छा लगता है तो आप